हेलो दोस्तों, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल SR स्टडी नंबर 1 में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है हमारा हिंदी क्लास 8th के 7वां चैप्टर जिसका नाम है ठेस। इस चैप्टर में जितना ही क्वेश्चन आंसर होगा उसको सॉल्व किया जाएगा और साथ ही साथ पाठ से सारी क्वेश्चन को हल किया जाएगा और इसके अंदर जितना भी बात कहा गया है सबको समझाया जाएगा। इस तरह के वीडियो हमने इससे पहले 6 हिंदी का अपलोड कर रखा है। अगर आपने उस 6 वीडियो को हमारा नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। वो वीडियो बहुत ही आसान है और आपको उससे बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो ज़रूर उस वीडियो को देखें। अगर आप 8th क्लास के स्टूडेंट हैं तो उस वीडियो को देख लें, आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है इससे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ठेस ठेस चैप्टर जो है इसको समझने के लिए हमको ये कॉलम जो है इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉलम में ही बताया जाता है कि ये कहानी क्या कहना चाहता है या ये कविता क्या कहना चाहता है। तो उसको समझने के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा। तो आइए इसको पढ़कर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आप अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये क्लास जो है आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है मैट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिए और आप कॉपी पर नोट्स भी बनाते चलिए। ठेस चैप्टर को समझने के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है इसको पढ़ना है। इसको जो समझ लिया ये कॉलम को, उसके लिए ये चैप्टर आसान हो जाएगा और इससे मैट्रिक में अत्यधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको रट लें और कॉपी में नोट्स बनाते चलें। दोस्तों आपके लिए ही हम बता रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं होगा इसमें। तो चलिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। लोक मन के मर्मज्ञ कलाकार फणीश्वर नाथ रेणु की ठेस। लोक मन के मर्मज्ञ कलाकार जो थे वो फणीश्वर नाथ रेणु की ठेस ठेस कहानी के बारे में बताया जाता है। कहानी में मिथिलाचल की लोक संस्कृति में प्रभावी वर्णन है। यह कहानी कलाकार के मन की विशिष्टताओं का मार्किट वर्णन करता है, ठीक। और श्रम के प्रति सम्मान की भावना, श्रम जो होते हैं उसके प्रति सम्मान की भावना, रिश्तों की गहराई और मनुष्यों की पक्षधरता को समझने में पाठ का योगदान महत्वपूर्ण है। यानी कि रिश्तों की गहराई और मनुष्यता की पक्षधरता को समझने के लिए पाठ का योगदान महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा और समझने की कोशिश कीजिए। आंचलिक कहानी की खूबसूरती, घटना एवं संवेदना की दृष्टि से भी कहानी उल्लेखनीय है। तो ये कहानी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको पढ़कर समझ सकते हैं। और दोस्तों जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये कहानी को समझने के लिए आपको ये एक तरफ से लाइन बाय लाइन को पढ़ना पड़ेगा। और ये जो लाइन बाय लाइन को आप पढ़ लीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और जहाँ भी दिक्कत होगा तो आप इस वीडियो के माध्यम से उसको दूर कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम आपको लाइन बाय लाइन पढ़कर समझाएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आपका टाइम भी बहुत बर्बाद हो जाएगा, जिससे आपको टाइम की नुकसानी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप अपने से इसको एक तरफ से पढ़ना है पूरा कहानी को, और अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एक तरफ से पढ़िए और कहानी को समझ के पढ़िए। और दोस्तों पूरा पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कहानी क्या कहना चाहता है। इसके अंदर जितना ही सवाल जवाब है सबको आप खुद से हल कर लोगे। अगर हल नहीं कर पाओगे तो ये वीडियो में हमने
पूरा सवाल को हल किया है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, हर बार मैट्रिक में पूछा जाता है कि ठेस कहानी का लेखक कौन है। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि ठेस कहानी का लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों आपको जो भी वर्ड इस चैप्टर में समझ में नहीं आया है कहानी पढ़ने में, तो आपको ये शब्दार्थ पढ़ने के बाद सुस्पष्ट तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसको पढ़िए और समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पतीली, पतीली मतलब क्या होता है? पतीली जो होते हैं वो तांबे, पीतल आदि का जो ऊंचे किनारे वाला गोलाकार बर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? पतीली कहते हैं। और पनियाई जो होते हैं, पनियाई मतलब क्या होता है? ललचाई। पनियाई मतलब ललचाई, बच्चे को जो ललचाया जाता है किसी सामान दिखाकर नहीं दिया जाता है, उसी को कहते हैं पनियाई यानी ललचाई। झाल जो होते हैं, झाल मतलब होता है कटुता, कड़वा, कड़वा, कड़वा जो होते हैं, कड़वा यानी किसी को दुख हो जाता है, कोई कोई बात बोलता है तो दुख हो जाता है। एक तो कड़वा ये होता है, लेकिन ये वाला नहीं। झाल जो होता है मतलब ज़्यादा मिर्च जो डालकर झाल बनाया जाता है यानी मुरही का, तो उसको ही कटुता कहते हैं यानी झाल कहते हैं। चिक जो होते हैं, बांस की तीलियों से बना झीना पर्दा, बांस की तीलियों से बना जो झीना पर्दा होते हैं उसे चिक कहते हैं। नैनू जो होता है, नैनू यानी मक्खन, मक्खन को क्या कहते हैं हम लोग? नैनू भी कहते हैं। शीतल पाटी जो होते हैं वो चिकनी और पतली चटाई होती है। शीतल पाटी को चिकनी और पतली चटाई होती है। तो दोस्तों आपको शब्दार्थ पढ़ने के बाद समझ में आ गया होगा। जो वर्ड आपको समझ में नहीं आया है कहानी को पढ़ने में, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात को समझने की कोशिश करते। ये सब जो सवाल दिख रहा है स्क्रीन पर, तो आप इसको हल नहीं कर पाओगे, तो हम इस वीडियो में इसको एक तरफ से हल किए हैं। तो दोस्तों आप अपने कॉपी पर नोट्स बनाइए और उस नोट्स को पढ़िए डेली बाय डेली, जिससे आपको एग्ज़ाम में 100 में 100 मार्क्स मिलेगा। और दोस्तों अगर आप 8th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कहता है पाठ से क्वेश्चन नंबर 1 कि गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों हम इसका आंसर लिखे हैं, आप भी अपने कॉपी में लिख लीजिए प्लीज़। आंसर में देखिए क्या कहता है। गांव के किसान सिरचन को कमज़ोर बेगार समझते थे क्योंकि वह काम पर बहुत देरी से आते हैं और भी बहुत धीरे धीरे ही काम करते हैं। वह जो सिरचन जो थे वो कमज़ोर थे और बेगार थे। वो काम पे बहुत ही देरी से आते थे और वो धीरे धीरे काम को भी करते थे। यदि कोई उसे काम तेज़ी से करने कहा तो उसे ही बिगड़ कर जली कटी सुनाते और मुफ्त खैर चटोर भी कहते। यानी अगर उसे कोई कहता है कि काम धीरे से क्यों करते हो या लेट से क्यों आते हो काम पर, तो उसे ही उल्टा सीधा बात बोल देते थे, जिससे उसको बुरा लगता था। सिरचन यही कह रहे थे। तो दोस्तों आइए दूसरा नंबर का आंसर देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल है एनसीईआरटी में, आप देख सकते हैं, किताब से मिला सकते हैं और अपने कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं। दोस्तों आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इस कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों के नाम लिखिए। कहा जाता है कि इस कहानी में विभिन्न पात्रों के नाम लिखिए। तो हमने लिखे हैं, तो आप भी लिख सकते हैं। दोस्तों आप इसको पढ़िए, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, फ़ायदेमंद के लिए वीडियो है आपका। इस कहानी में मुख्य पात्र सिरचन तथा इसके अतिरिक्त विभिन्न लेखक की माँ, चाची, मानू, पंचानंद चौधरी के लेटे, मंझली बहू ईटीसी, मतलब बहुत सारे होते थे। तो आप भी इसको लिख लीजिए, ये इतना ही बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 3 नंबर में कह रहा है सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था। सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। सिरचन को पान का बीड़ा लेखक की बहन मानू ने दिया था। सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था?
तो सिरचन को पान का बीड़ा लेखक की बहन कौन दिया था? मानू ने दिया था। तो आइए देखते हैं अब 4 नंबर का सवाल क्या कहता है। 4 नंबर का सवाल कहता है, आपके विचार से सिरचन का महत्व कम क्यों हो गया? आपके विचार से सिरचन का महत्व कम क्यों हो गया? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों बहुत मेहनत लगता है आंसर लिखने में, आप भी अपना कॉपी में नोट्स बनाइए, बहुत फ़ायदा होगा। प्लीज़ आप नोट्स बना लीजिए दोस्तों, आपके लिए ही फ़ायदा होगा। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं हम। क्योंकि सिरचन में अब आलसी का छाया पड़ गया। क्योंकि सिरचन में अब आलसी का छाया पड़ गया, वह कोई भी काम को मन से नहीं करता बल्कि बहुत धीरे धीरे करता है। उसके लिए खाने का बहुत सामान जुटाना पड़ता है। उसके लिए खाने का भी बहुत सामान जुटाना पड़ता है, जो सबके बस की बात नहीं, जो कि सबके बस की बात नहीं है। यदि उसे कोई कुछ कहता तो वह छोड़कर चला जाता है। अगर उसे कोई कुछ कहता है तो वो काम को ही छोड़कर चला जाता है, इसलिए कोई कुछ उसको बोलता भी नहीं। अब देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। सिरचन चिक और शीतल पाटी स्टेशन पर ले जाकर मानू को देता है, इससे उसकी किस विशेषता का पता चलता है? सिरचन चिक और शीतल पाटी स्टेशन पर ले जाकर मानू को देता है, इससे उसकी किस विशेषता का पता चलता है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है, मैट्रिक एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर में। अगर आप इसको नोट्स बनाकर पढ़ लिए तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, आप आराम से 5 नंबर मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में उठा सकते हैं। आइए देखते हैं इसका आंसर। सिरचन एक कारीगर है। सिरचन एक कारीगर है, वह खाने के बदले लोगों को काम करके देता है। खाने के बदले लोगों को काम करके देता है। वह मानू जो लेखक का बहन है, उसके लिए शीतल पाटी बनवाने उसके घर पर गया। शीतल पाटी बनवाने कहाँ गया? उसके घर पर गया। मानू और उसके अम्मी उसे बहुत अच्छी तरह से बुलाया। वह उस घर में पहले ही काम कर चुके थे। लेकिन मानू के चाची ने उस बिगड़ता गया, जिसके कारण वह बिना शीतल पाटी पूरा किए घर आ गया। लेकिन वह घर पर शीतल पाटी चीख बुलाकर स्टेशन पहुंचा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज़ नोट्स बना लें कॉपी पर, और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए इसको रट लें। 5 नंबर आप उठा सकते हैं इस क्वेश्चन को रट के, बहुत इम्पोर्टेंट है सर। दोस्तों 5 नंबर तक सवाल तो कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं 6 नंबर। इस चैप्टर में जितना ही सवाल आया सर हम सबको हल किए हैं, आप वीडियो को स्किप नहीं करें और पूरा देखें। 6 नंबर में कहता है, निम्नलिखित गद्यांशों को कहानी के अनुसार क्रमबद्ध रूप में सजाइए। इसको पढ़कर हमने कॉपी में इसका सॉल्व करके इसका आंसर लिखा है, आसानी से आप भी लिख सकते हैं। तो आप देरी क्यों कर रहे हैं सर? आइए इसको लिखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे ग नंबर में है मानू फूट टूट जो भी है इत्यादि, इसको पढ़ के हमने इत्मीनान से लिखा है, बनाया है। तो आप भी बनाइए अपने कॉपी पर। आइए शुरू करते हैं। 6 का क नंबर का आंसर है, उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है। मानू के साथ मिठाई की पतीली ना लावे, कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशन बुक चिक और प्लेट की 2 शीतल पाटियों के बिना आएगी मानू तो। अब देखते हैं 7 नंबर में कहता है, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही यानी कि टिक या गलत यानी गलत का टिक का निशान लगाइए। तो इस चैप्टर को पढ़े हैं आप अच्छे से तो समझ में आएगा, नहीं तो हम बता ही रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिए।
कह रहा है क नंबर सिरचन कमज़ोर था। ख नंबर में कहता है सिरचन अपने काम में दक्ष था। ग नंबर में कहता है सिरचन बात करने में भी कारीगर था। घ नंबर में कहता है सिरचन वकील था। तो आइए इसका आंसर हमने लिखे हैं, अच्छे से आप उसको समझिए और पढ़िए। क नंबर में है कि सिरचन कमज़ोर था, बिल्कुल सिरचन कमज़ोर था, इसलिए इसमें कैसा टिक लगा, सही का टिक लगा। और ख नंबर में सिरचन अपने काम में दक्ष था, सिरचन अपने काम में बिल्कुल दक्ष था, इसलिए यहाँ पर सही का टिक लगा है। और ग नंबर में कहता है सिरचन बात करने में भी कारीगर था, बिल्कुल बात ये बहुत ही अच्छे से करते थे और सही से बात करते थे, बात की कारीगर माना जाता था सिरचन को, इसलिए सिरचन कारीगर भी था बात करने के लिए। और घ नंबर में जो कहता है ये बिल्कुल गलत है, सिरचन वकील था, नहीं सिरचन वकील नहीं था, इसलिए यहाँ पे गलत का निशान लगा है। तो आप इसको समझिए और अपने कॉपी पे नोट्स बना लीजिए और देखते हैं चलिए 8 नंबर में क्या कहता है। तो दोस्तों 8 नंबर में कहता है कहानी के किन किन प्रसंगों से ऐसा प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम को ज़्यादा तरजीह देता था, उल्लेख कीजिए। तो इसको सॉल्व किए हम अपनी कॉपी पर, तो आप भी कीजिए या वीडियो को देखिए, आप अपने वीडियो को स्किप करके भी अपने कॉपी पे नोट्स बना सकते हैं। आपको इस चैप्टर में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो को देख के सारा क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, निकालिए कॉपी और बनाइए नोट्स। देखिए दोस्तों 8 नंबर का जवाब, सिरचन अपने काम में दक्ष था, वह अपना काम पूर्ण तन्मयता से करता था। कुच्चियों के रंगने तथा तबा कुच्चियों को रंगने तबा सुतली सुलझाने के क्रम में काम करते सोप कई तरह फुफकारने लगता, उसे खाने का बहुत शौक था। सिरचन अपने काम को ज़्यादा तरजीह करते थे, लोगों के बातों का ध्यान नहीं देते थे, लोगों का बातों का ध्यान नहीं देते थे। तो दोस्तों आप इसको पढ़कर नोट्स बना लें। फिर से एक बार देखते हैं 9 नंबर, 8 तो हो गया कंप्लीट। 9 नंबर में कहता है इस कहानी में कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। दोस्तों अगर आप कहानी को अपने मन से पढ़े हैं तो आप खुद ही बता सकते हैं कि आपको इस कहानी में क्या अच्छा लगा और क्यों लगा। तो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो दोस्तों हमको जो अच्छा लगा तो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आप भी समझिए और उसको लिखिए। 9 नंबर में कहता है प्रस्तुत कहानी ठेस में मुख्य पात्र सिरचन सबसे अच्छा लगा क्योंकि वह स्वाभिमानी कलाकार है, क्योंकि वह क्या थे, स्वाभिमानी कलाकार है। वह पैसे से अभिभाव का भूखा है, वह किसी भी भावना पर कोई ठेस नहीं पहुंचाता था। वह संवेदनशील शक्ति होने के कारण ही स्टेशन जाकर मानू कीसल शीतल पाटी चीख अपनी ओर से दिया और बदले में कुछ नहीं लिया। तो ये कहानी में यही हमको अच्छा लगा और इस वजह से अच्छा लगा, तो आपको बता दिए। आप भी अपने कॉपी पे नोट्स बनाइए और लिखिए। और आइए कुछ देखते हैं लास्ट इस चैप्टर का व्याकरण, ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है व्याकरण मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप व्याकरण को भी देख लीजिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। दोस्तों ये जो दिख रहे हैं आपको कि पाठ से आगे, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और इसको भी पढ़ लीजिएगा आप अगर आपके पास टाइम है तो चलिए अब देखते हैं व्याकरण, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको पढ़ने के बाद यहाँ पर देखिए व्याकरण जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। व्याकरण में क्या कहता है, 1 नंबर में इन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते हुए अर्थ स्पष्ट कीजिए। मतलब कि ये जो मुहावरा है इनको वाक्यों में प्रयोग करिए और इसका अर्थ भी स्पष्ट कीजिए, मतलब इसका माने क्या होता है। तो आइए हम समझते हैं अपने कॉपी पर। ये जो है क नंबर में कान देना, ख नंबर में दम मारना, ग नंबर में मुंह में लगाम ना होना, घ नंबर में है सिर चढ़ाना। इसका आंसर देखते हैं अपने कॉपी पर।
क नंबर का आंसर है कान देना, मतलब ध्यान देना। कान देना मतलब ध्यान देना। और ख नंबर का है दम मारना, यानी आराम करना। मुंह में लगाम ना होना, बिना सोचे समझे बोलना। मुंह में लगाम ना होना, बिना सोचे समझे बोलना। और लास्ट है घ नंबर में सिर चढ़ाना, यानी अधिक महत्व देना। अधिक महत्व देना यानी उसके तरफ ध्यान नहीं देना, वो जो करता है उसको करने देना। तो दोस्तों इस चैप्टर से अगर आपको कुछ ना कुछ सीख मिला है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि किसी भी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले इस चैनल का। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इस चैनल में मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी का टोटल वीडियो मिलेगा आपको। 100 का 100 नंबर का तैयारी होगा दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए आएगा, जितना भी वीडियो आएगा दोस्तों। ओके दोस्तों।